हुकूमत की जानिब से कलअदम तंजीमों और उनके अराकीन के खिलाफ क्रैकडाउन के फैसले पर अमल दरामद का आगाज हो गया है और इस सिलसिले में आज अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ारत दाखिला ने जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत दोनों जमातों पर पाबंदी आयद कर दी है। इन दोनों तंजीमों को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल कर दिया गया है। इन दोनों जमातों पर पाबंदी का फैसला 21 फरवरी को वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किया गया था। इसके अलावा आज ऐसे 44 अफराद को भी हिफाजती तहवील में लिया गया है जिनका ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि तहवील में लिए गए अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का बेटा और भाई भी शामिल है और भारत ने इन पर पुलवामा हमले का इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान को दिए गए डोजियर में भी इनके नाम शामिल किए हैं। जबकि जियो न्यूज़ के जराये का दावा है, वज़ारत दाखिला के जराये के हवाले से जियो न्यूज़ का कहना है कि कलअदम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लेने का फैसला वजीर आजम खुद करेंगे। इस हवाले से वज़ारत दाखिला के जराये का कहना है कि मसूद अजहर को तहवील में लेने या ना लेने का फैसला 24 घंटे में किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक भारत की तरफ से भेजे गए डोजियर में मसूद अजहर का नाम भी शामिल है और वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी हुक्काम ने मसूद अजहर की हिरासत का मामला वजीर आजम के सुपुर्द कर दिया है और वो अब इस बारे में हतमी फैसला करेंगे। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक वज़ारत दाखिला की जानिब से बयान में तफसीलात बताई गई हैं, जिसके मुताबिक 4 मार्च को वज़ारत दाखिला में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी थी। इजलास में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला किया गया और इस फैसले के तहत कलअदम तंजीमों के 44 अराकीन को तफ्तीश के लिए हिफाजती तहवील में लिया गया है। इनमें मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर भी शामिल हैं। हिरासत में लिए गए अफराद पहले ही ज़ेरे निगरानी थे। वज़ारत दाखिला के जारी बयान में कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी में किए गए फैसलों के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये कार्रवाई अहम है और हिरासत में लिए गए अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें हम्माद अजहर, मसूद अजहर का बेटा और मुफ्ती अब्दुल रऊफ उसका भाई है और वो शामिल है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी और सेक्रेटरी दाखिला आजम सलमान ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। सेक्रेटरी दाखिला ने हम्माद अजहर और मुफ्ती अब्दुल रऊफ का नाम लिए बगैर कहा कि इनके नाम भारत की तरफ से दिए गए डोजियर में शामिल हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दिए गए। इंडियन डोजियर के अंदर जो उन्होंने हमें चीज़ें भेजी हैं लेकिन उसका एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं। ये जो हमें नाम दिए गए हैं जो कि डोजियर के अंदर शामिल हैं, उनको उस डोजियर के अंदर मज़ीद एविडेंस अगर हमें कोई चीज़ मिली जो कि इंडिया ने हमें दिया तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर नहीं हमें कोई इसके खिलाफ प्रूफ मिला तो ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक तंजीम के खिलाफ जो है वो एक्शन कर रहे हैं। ये क्रॉस ही बोर्ड हो रहा है, तमाम कलअदम तंजीमों के खिलाफ हो रहा है। इसके अंदर ये जो 2 नाम आपने बताए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इनका नाम जो है वो डोजियर के अंदर भी दिया हुआ है, लेकिन इसके ये मकसद नहीं है कि सिर्फ डोजियर वाले जो लोग हैं उनको हम जो है उनकी पूछ-गुछ करें। सेक्रेटरी दाखिला आजम सलमान का कहना था कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ पहले मरहले में 44 अफराद को हिरासत में लिया गया है और मौजूदा कार्रवाइयों का सिलसिला 2 हफ्ते जारी रहेगा। इसके अंदर जो हमारे पहले फेज़ के अंदर जो हमने अपनी चीज़ें की हैं और उसके अंदर 44 जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने लिया और ये मुख्तलिफ़ तंजीमों के हैं और उसके अंदर हम मज़ीद इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मज़ीद अगर हमें इनके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ मिला, एविडेंस मिला तो उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई हमें इसके ऊपर प्रूफ नहीं मिलेगा तो उनकी डिटेंशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर किसी के एसेट्स को हमें टेक ओवर करना पड़ा तो हम उनके एसेट्स को भी टेक ओवर करेंगे। ये जो हमारा एक्शन जो चल रहा है ये एक्शन तकरीबन 2 हफ्ते चलेगा और अगर इसको आगे हमें चलाने की कोशिश ज़रूरत पड़ी तो इसको मज़ीद आगे भी इसका इजाफा किया जाए। ये बहुत अहम मामला है और पाकिस्तान पर इस हवाले से एक्शन लेने के लिए आलमी सतह पर भी दबाव रहा है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया था कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ तमाम इक़दामात मुल्की मुफाद और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को सामने रख कर किए जा रहे हैं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुआशी, सियासी और इंतजामी हवाले से 3 मरहलों पर मुश्तमिल हिकमत अमली बनाई गई है। फवाद चौधरी के मुताबिक कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई मुल्की मफाद
और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करनी है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ दफ्तर ख़ारजा से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक हुकूमत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्डर 2019 जारी किया है। ये ऑर्डर जारी करने का मकसद नामजद अफराद और इदारों पर सलामती काउंसिल की आयद पाबंदियों पर अमल दरामद का तरीक़ाकार तय करना है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इन पाबंदियों के तहत हुकूमतों को पाबंदियों के लिए नामजद अफराद और इदारों के असासे मुंजमद करना होते हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये ऑर्डर सलामती काउंसिल और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के मयार के मुताबिक तैयार किया गया है। हुकूमत की हिदायत पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है और अहम अराकीन को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि हुकूमत इन कार्रवाइयों पर नजर रखने के लिए एक कोऑर्डिनेशन सेल के क़याम पर गौर कर रही है। इस हवाले से बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने इंसदाद दहशतगर्दी के सीनियर ओहदेदार से बात की है, जिनका कहना था कि यह सेल वजारत खजाना इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों, स्टेट बैंक और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट्स को बाहिमी ताउन फराहम करेगा और इस बात का जायजा लेगा कि अस्करियत पसंद ग्रुपों, उनके असासों और उनकी ज़राए आमदनी के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए हैं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब पुलवामा हमले के बाद पाक भारत ताल्लुकात कशीदा हैं। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है और FATF ने शराइत पर अमल करने के लिए पाकिस्तान को मई तक की मोहलत दी हुई है। इस हवाले से हुकूमत ने 21 फरवरी को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला करते हुए जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर दोबारा पाबंदी लगाने का हुक्म दिया था और इसके अगले ही दिन 22 फरवरी को हुकूमत पंजाब ने भावलपुर में मदरसा और मस्जिद का कंट्रोल संभाल लिया था और अब हुकूमत ने तमाम इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार शुरू किया गया एक्शन माजी से कितना मुख्तलिफ है, इस पर बात करेंगे। इन मामलात पर गहरी नजर रखने वाले सिक्योरिटी उमूर के माहिर और पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के डायरेक्टर आमिर राना से। आमिर राना साहब, बहुत शुक्रिया, आप बहुत तफसील से इस हवाले से लिखते रहे हैं। जो मुख्तलिफ क्रैकडाउन हुए, नेशनल एक्शन प्लान बना, उसको भी आप ऑब्जर्व करते रहे हैं। फाइनली वजारत दाखिला ने जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी लगा दी है। 44 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। साथ ही हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकारी तहवील में मुख्तलिफ मदारिस और मसाजिद को भी लिया जा रहा है। इस दफ़ा आप समझते हैं कि माजी में भी दावे किए गए, मगर बहरहाल इस दफ़ा मामला अलग है। पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, फैसला कर चुकी है और कल वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 3 स्ट्रेटजीज भी बना ली गई हैं, 3 स्टेजेस में किस तरीके से ये सारा का सारा काम होगा। आप समझते हैं कि इस दफ़ा मामला संजीदा है और काम पहले से मुख्तलिफ है और बाकायदा क्रैकडाउन हो रहा है? देखिए, सबसे अहम तो था कि गवर्नमेंट का रिजॉल्व और विल जो है वो नज़र आनी चाहिए और इस मर्तबा हमारे अस्करी और तमाम सिविलियन जो इदारे हैं, लगता है कि उनके यहाँ खासी विल भी है और रिजॉल्व भी है। अब 3 मरहलों के अंदर कहा गया है कि ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होंगी। अब देखना ये है कि किन किन चीज़ों को तरजीहात हासिल होंगी। क्रैकडाउन के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे या जो इनके मेंबर्स हैं, उनके लिए कई तरह की तजावीज़ इस वक्त तेरे हो हैं। उनकी रिहेबिलिटेशन की तजावीज़ भी हैं, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर शामिल करने की तजावीज़ भी हैं, उनके लिए कोई अलहदा से कोई कोटा सर्विस बनाने का भी है। बहुत सारी इसमें तजावीज़ हैं। फिर एक चैलेंज उनके लिए है कि जो लोग के साथ आप इंगेज नहीं कर सकते तो उनके साथ क्या होगा, या जिनके ऊपर संगीन मुकदमात हैं, वो एक बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत के सामने है। फिर जो इनके एसेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 1000 से ज़ायद स्कूल हैं जमात उद दावा के, और अल रहमत ट्रस्ट जो कालिदम जैश मोहम्मद का एक फलाही इदारा है, उसके बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उनका क्या मुस्तकबिल होगा, उसका इंतज़ाम किन इदारों के तहत होगा, और जो मदारिस हैं उनको कैसे मॉडल मदरास के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये बड़े चैलेंज हैं। अभी हमें इंतज़ार है कि हुकूमत जिस अपने जामे लाहे अमल का ऐलान करेगी, प्लान का ऐलान करेगी, उसकी क्या तफसीलात होंगी। अभी तक हमें ये पता चल रहा है कि इस किस्म की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। और एक और अहम तजवीज़ ये है कि वो जो FATF की भी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे जो कवानीन हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, उनको हमने कंपैटिबिलिटी डेवलप करनी है, जो ग्लोबल हमारी ट्रीटीज़ हैं काउंटर टेररिज्म की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की, ताकि ये जो लोग बाज़ दफ़ा फंडामेंटल राइट्स का जो राइट यूज़ करके या लीगल कवर यूज़ करके रिहा हो जाते हैं, तो उनको उसका रास्ता रोका जा सके। तो इसमें अभी लगता है कि पार्लियामेंट से लेके और पुलिस की हद तक और तमाम इदारे, उन्होंने अपना किरदार निभाना है और उसमें कैसे ये
चीज़ें होंगी, कैसे मजबूत होंगी किसी निज़ाम के अंदर, ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। विल तो इस वक्त नजर आ रही है, आप क्या समझते हैं कि ऑन ग्राउंड ऐसा क्या हो कि पाकिस्तान जो FATF मई में वापस रिव्यू करेगा तो उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए? फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान कह रहा है कि भरपूर क्रैकडाउन हो रहा है, कि इन कलदम तंजीमों की फाइनेंसिंग ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग पर भरपूर क्रैकडाउन हो रहा है। तो जो हो रहा है वो आपके ख्याल में इत्मीनान बख्श है, या ऑन ग्राउंड क्या ऐसा हो कि वो इत्मीनान बख्श हो और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए FATF में? देखिए, अभी तक तो हमें सिर्फ बयानात की हद तक या जो हमें इतलात मिल रही है रिजॉल्व नज़र आ रहा है। सिर्फ सिवाय क्रैकडाउन जो रात को हुआ या आज फलाह इंसानियत को कालादम करार दिया गया, ये इनिशियल इक़दामात हमें नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमें इंतज़ार है कि जो लाहे अमल बना रहे हैं, जो एक्शन प्लान बना रहे हैं इनको डील करने का, उसकी डिटेल्स क्या है वो अभी सामने नहीं आई हैं। उसके लिए बजट की भी बात हो रही है कि एक खासा बड़ा बजट इसके लिए रखा गया है, इनको रीइंटीग्रेट करने का, रिहैबिलिटेट करने का। वो अभी मेरा ख्याल है कि कुछ दिन उसमें लगेंगे उनकी तफसीलात को आने के लिए। लेकिन जहाँ तक अभी तक के एक्शंस हैं, मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम जो हमारी रिजॉल्व है आलमी बरादरी को दिखाने के लिए, वो खासे हौसला अफजा है। मतलब हुकूमत वाज़े कर चुकी है कि ना पाकिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना ही किसी और मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, इस बात को भी यकीनी बनाएंगे। तो बैनुल-अक़वामी बरादरी के हवाले से जो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं, ख़ुद हुकूमत कह रही है कि वो हमें पूरी करनी है। तो इसके आप समझते हैं कोई टाइम लाइन, कोई टाइम फ्रेम होगा जो भी हुकूमत को देना पड़ेगा? क्योंकि बहुत फैला हुआ मामला है, साल हर साल फैला हुआ मामला है, तादाद बहुत ज़्यादा है। कोई टाइम लाइन, कोई टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा बैनुल-अक़वामी बरादरी को? देखिए, टाइमलाइन तो हम पहले से दे चुके हुए हैं। जो हमारा FATF के साथ या उसके एसोसिएट इदारे APG के साथ जो हमारी कमिटमेंट थी, वो पूरा का पूरा हमने एक्शन प्लान खुद दिया था उनके मशावरत से, और टाइम फ्रेम खास तौर के ऊपर वो हमने खुद तय करके दिया था कि इस अरसे में इन 10 नुकात के जो ज़ैली शिके हैं इनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसकी जो आखिरी डेडलाइन है वो मई के अंदर है, आपके इल्म के अंदर है। और उसमें जो सबसे क्रूशल और क्रिटिकल जो पॉइंट था वो इन्हीं कालेदम तंजीमों को कि मौसर इनका फ्रेमवर्क था, इनका लीगल फ्रेमवर्क था कि इनको जो खास तौर के ऊपर इनके नॉन ट्रेडिशनल वेज हैं फंड कलेक्शन के, उनको रोका जा सके। तो कमिटमेंट्स तो हमने ऑलरेडी दी हुई हैं और हमने टाइम फ्रेम भी हमने दिया हुआ है। अब हमने जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, हमारी कमिटमेंट है, अब हमने उसको पूरा करना है और उसका इंतजार है कि इस मरतबा वो स्मूथ तरीके से तमाम। साथ ये बताइएगा, कल एक बड़ी अहम बात की इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि जो मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उन्होंने कहा कि जाहिर है इन ऑर्गेनाइजेशंस का और इसमें जो लोग हैं उनका एक मिलिटेंट बैकग्राउंड है, और तहरीक इंसाफ, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कोई मिलिटेंट विंग तो रखती नहीं है ना, उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है। तो उनका कहना था कि अगर इनकी मेन स्ट्रीमिंग करनी है तो पहले सोसाइटी में डीवेपनाइजेशन करनी पड़ेगी, वरना उसके बगैर ये हो नहीं सकता। आप समझते हैं कि मुमकिन है मेन स्ट्रीमिंग उसके बगैर? देखिए, डीवेपनाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा तमाम जो तंजीमें हैं कालेदम, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। जो जैश मोहम्मद जैसे छोटे ग्रुप हैं, इनका कोई इरादा भी नहीं है पॉलिटिक्स में आने का, मेन स्ट्रीमिंग का। इनकी पूरी नौयत बिल्कुल और तरीके की है। हाँ, कालेदम सिपाही साहबा और जमात दावा के हवाले से बात होती रही है। अब उनकी तरफ से जो दिलचस्प बात यह है कि ऐलानात इस किस्म के आए हैं और गवर्नमेंट को कमिटमेंट दी गई है कि उनकी तरफ से किसी भी किस्म का रिएक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा इन इक़दामात के खिलाफ। अभी मेन स्ट्रीमिंग का क्वेश्चन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो बात ज़ेरे गौर है वो है कि को रीइंटीग्रेट कोई हम सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स के अंदर कर सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अहम बात इस नुक्ते के ऊपर हो रही है। अभी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग का क्वेश्चन इस वक्त हुकूमत के सामने नहीं है इतनी शिद्दत के साथ जितना हम शायद मीडिया के अंदर इसके ऊपर बात हो रही है। बहुत शुक्रिया।